हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और पीवाईक्यू का सेट जिसमें हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिक्स ये क्वेश्चंस होंगे एंड होपफुली जितने भी मैंने आपके साथ सेट डिस्कस किए हैं पीवाईक्यूज के वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहे होंगे। सॉल्यूशंस भी आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिनमें मैं जल्दबाजी में कुछ गलत करा गया हूँ, तो उसको आप अपने लेवल पर भी ठीक कर लेना। और अगर आपको लगे कि कुछ गलत है तो वो ज़रूर बता देना मेरे को, है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कराता हूं तो कई बार ध्यान नहीं रहता है कि जल्दबाजी में कुछ बोल जाऊं मैं गलत, तो आप एक बार देख लेना। हालांकि मैं पूरा चेक कर लेता हूं, फिर भी कई बार निकल जाता है मुंह से, तो आप देख लेना उसको। तो जितने भी कराता हूं उसको आप क्रॉस चेक भी अगर पॉसिबल हो तो कर लिया कीजिए, अदरवाइज 99% तक करेक्ट रहता है सब। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमें गिवन है, उस पहले क्वेश्चन में हमें बोला है अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर ई। तो वेव इक्वेशन क्या लिखी जाती है? तो वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए लिखी जाएगी डेल टू ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल टू ई अपॉन डेल टी टू। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का पूछा जाता तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा जाता म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी अपॉन डेल टी टू। तो अगर मैं स्टैंडर्ड अगर लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसा लिखा जाता है डेल टू, और यहाँ पर मान लो कोई वेव कोई भी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है एफ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल टी टू, है ना। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वेव इक्वेशन को लिखने की। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वेव्स है, तो उसके लिए ई आ गया, और मैग्नेटिक जो वेव्स आएंगी उसके लिए बी आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ों। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशनशिप इज। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशनशिप हमें बताना है। तो ये सीधा सा फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, ई इक्वल्स टू, आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा होता है एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर, ये अंडर रूट में भी लिखा होता है। आप इसको याद करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ट्राइंगल बना के। ट्राइंगल बना के कैसे करोगे? यहाँ पर आ जाएगा पी सी, यहाँ पर आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। तो जब इसका आप हाइपोटेन्यूस निकालोगे यानी कि कर्ण निकालोगे इसका, तो वो कर्ण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बताता है किसके बारे में? एक्सट्रीमम के बारे में, कि यानी कि जो भी सिस्टम होगा वो एक्सट्रीमम की कंडीशन के लिए अपने ट्राई करेगा, यानी कि या तो वो मैक्सिमम की तरफ जाएगा या मिनिमम की तरफ जाएगा। जहां उसको एफर्ट मारने होंगे वहां वो मिनिमम का रास्ता चुनेगा, और जहां उसको रिजल्ट चाहिएगा वहां वो मैक्सिमाइज करने की उसको कोशिश करेगा। जिस तरह से इंसान की फितरत होती है, काम कम करना है, रिजल्ट ज़्यादा चाहिए, सेम कहानी सिस्टम या नेचर की भी होती है। और लैग्रेंजियन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, चेंज निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आता है? जीरो के बराबर आता है। तो ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमें जो डिफरेंशियल लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है, जो है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, वहां से पता लगता है ना। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म या डिफरेंशियल लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, डिफरेंशियल लॉ और मैक्सवेल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय। तो कर्पस्कुलर थ्योरी जो लाइट की है वो दी थी न्यूटन ने, और न्यूटन ने कहा था जो लाइट पार्टिकल्स हैं, टाइनी लाइट पार्टिकल्स हैं, वो कर्पस्कुलर पार्टिकल्स है। कर्पस्कुलर जो है वो एक पार्टिकल होता है। तो ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी। हालांकि बाद में ये थ्योरी को ओवरकम कर लिया था हाइगन ने, और फिर उसके बाद डुअल नेचर ऑफ लाइट आ गया था, तो बहुत सारी थ्योरी आ गई थी। तो ये स्टार्टिंग की जो थ्योरी है उनमें से एक है। आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरी दी थी, न्यूटन ने भी अपनी थ्योरी दी, पर बाद में ये दोनों जो थ्योरी है इनको ओवरकम कर लिया बाकी की जो प्लांक थ्योरी आई, डी ब्रोगली थ्योरी आई, इनसे। तो कर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लैग्रेंजियन फंक्शन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन फंक्शन लिखा जाता है टी माइनस वी से।
T यहाँ होता है काइनेटिक एनर्जी और V जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, T माइनस वी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी E इज। तो देखो E इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी अपॉन ई, और एक हम लिखते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर दो, एच सी अपॉन ई बराबर कर दो आप एच अपॉन पी को, एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी पी की, तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा ई बाय सी, पी की वैल्यू आ जाएगी ई बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव है। विस्कस फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स आएगा ऑप्शन में, या डैम्पिंग फोर्स आएगा, या फिर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, देखो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है Vg इक्वल्स टू Vp माइनस लैम्बडा dVp अपॉन d लैम्बडा। तो फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, dVp अपॉन d लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Vg इक्वल्स टू हो जाएगा Vp। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, dp अपॉन dt इक्वल्स टू l अपॉन t, और ये v2 माइनस v1। ये इक्वेशन हम लिखते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव होती है, तो ये हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो है डेल s अपॉन डेल v और डेल p अपॉन डेल t, ठीक है। तो यहाँ v लिखा है तो यहाँ सामने v आ जाएगा, यहाँ t लिखा है तो यहाँ सामने क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन लेके आते हैं, तो हमारे पास जो सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पूछी है, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 ओवर T1। तो T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर होता है, तो वो हो गया कितना, 300 केल्विन। T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, तो वो हायर टेम्परेचर है, वो हो जाएगा 400। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 300 अपॉन 400, तो ये बनेगा कितना, 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया 25%। तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25%। नेक्स्ट, ड्राइक डेल्टा फंक्शन हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब देखो ड्राइक डेल्टा फंक्शन में लिखा है ऐसे होता है, एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर क्या किया है कि ए को क्या ले लिया, 0 ले लिया, ए को क्या ले लिया है, 0 ले लिया। तो ए को 0 ले लिया है तो ए की जगह 0 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा डेल एक्स और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और फॉर ये हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि पहला सही है, सही लिखा हुआ है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो लिखी होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये होता है डेल एक्स माइनस ए डी एक्स और इक्वल्स टू 1। अगेन यहाँ पर ए को 0 कर दो, ए को 0 कर दोगे तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ये x और ये dx इक्वल्स टू 1। यहाँ a को हमने कर दिया 0, तो इसका मतलब ये भी सही है। और थर्ड जो है, थर्ड उसमें लिखा होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है fx, और यहाँ होता है डेल x माइनस a और dx इक्वल्स टू ये होता है fa। अब यहाँ पर a को हमने 0 ले लिया तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट fx डेल x dx, और ये हो जाएगा f0। तो ये भी सही है, इसका मतलब जो तीनों जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वो तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशनशिप फॉर लगूरे पॉलिनोमियल। लगूरे पॉलिनोमियल के लिए ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन हमें बताना है, तो ये लिखा जाता है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स ln x lmx और dx ये डेल nm, तो ये रिलेशन लिखा जाता है लगूरे का। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा बन रहा है, 0 से ये सी बन रहा है, सी। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार डी भी चेक करो, तो डी में क्या लिखा हुआ है, e पावर माइनस एक्स ln x lmx dx,
ये 0 से इनफाइनाइट होगा ना, नहीं ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो ये हमारा ये गलत हो गया, डी आ जाएगा डी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। हाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, यहाँ 0 से इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वैल्यू ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल विद आर्ग्यूमेंट -1। अब देखो लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए याद रखना आप, पी एन एक्स इक्वल्स टू 1 से यहाँ पर वैल्यू होगी 1, फिर पी एन एक्स इक्वल्स टू -1 से वैल्यू हम लेंगे -1 पावर n, और इसी तरह से स्टैंडर्ड अगर मैं लिखूं पी एन माइनस एक्स, तो ये हम लिखेंगे -1 n और पी एन एक्स, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बोला है पी एन -1, तो -1 वाला हो गया ये, तो -1 वाला ये हो गया, तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो पी एन एक्स मैं लिख रहा हूँ, इसमें ये वैल्यू देगा यदि ये इवन होगा, x यदि इवन है, x यदि इवन है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और x यदि ऑड है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो वो भी ध्यान रखना आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो ये जो स्पेशल फंक्शन है आपके एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना, वैसे ये याद नहीं होने वाले, तो एक दिन पहले देख के जाओगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इक्वेशन बनती है, वो देख के जाना, याद रखने हैं। रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 रो सी लैम्बडा सी वी, और विस्कोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 और रो सी लैम्बडा। हमें रिलेशन पूछा है ईटा और के में, तो यहाँ इन दोनों में रिलेशन बनेगा के इक्वल्स टू ईटा सी वी, ये रिलेशन बनेगा। तो के इक्वल्स टू ईटा सी वी, यानी कि बी फॉर्मूला हमारे पास सही, बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ जो सी वी है उसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, लैम्बडा का मतलब है मीन फ्री पाथ, सी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी, और रो का मतलब है डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द इक्वेशन d2y/dx टू -2x dy/dx, ये इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? तो इनमें से ये हर्माइट पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ना। ये किसके लिए? हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए। ये हर्माइट के लिए। अगर आप लगूरे के लिए देखोगे तो लगूरे के लिए लिखा जाता है x d2y/dx2 प्लस 1 - x dy/dx और प्लस ny इक्वल्स टू 0, ये लिखा जाता है लगूरे के लिए। हर्माइट के लिए लिखा ही हुआ है। इसी तरह से लेजेंड्रे के लिए जो लिखा जाता है, लेजेंड्रे का भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। हालांकि ये इक्वेशन याद रखनी है एग्जाम के टाइम पे। याद कैसे करोगे? 1-2 दिन पहले देख के जाना, वैसे इतना याद रखने के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो लेजेंड्रे का कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है 1 - x² d2y/dx2 -2x dy/dx और प्लस n × n+1 y इक्वल्स टू 0, ये लेजेंड्रे की है। इसी तरह से बेसल्स की आप कैसे लिखेंगे? बेसल्स की लिखी जाएगी x² d2y/dx2 और प्लस x dy/dx प्लस x² - n², x² - n² y इक्वल्स टू 0, ये किसके लिए? बेसल के लिए। तो आपको ये इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट 1/r। ग्रेडियंट 1/r को आप 1 1/r की तरह सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -1/r²। और यहाँ पर हमें वेक्टर बनाना है, क्योंकि ग्रेडियंट जब भी होगा तो उसके बाद वेक्टर बनेगा। तो वेक्टर बनाने के लिए तो टू मेक वेक्टर, मैं इसको क्या करूँगा, इसको r वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे आर कैप, यहाँ पर आर कैप आएगा क्योंकि वेक्टर बनता है जब भी ग्रेडियंट होगा। तो और आर कैप को आप कैसे लिख सकते हो? आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये क्या बन जाएगा? r³। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बनेगा डी बनेगा, डी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल एलिमेंट, तो यहाँ पर 3 लाइन एलिमेंट होते हैं। एक लाइन एलिमेंट लिखा जाता है डी रो से और डी एस से, कई जगह डी एस भी लिखते हैं, डी एस ना, ये रेडियस एलिमेंट होता है। और एक एलिमेंट लिखा जाता है dl2, ये लिखा जाता है रो डी थीटा या d5 है ना। और एक एलिमेंट dl3 लिखा जाता है dz। तो वॉल्यूम जो बनता है वो 3 से मिलकर बनता है, dl1 dl2 और dl3 3 से मिलकर बनता है। तो ये बनेगा रो डी थीटा डी रो और dz, तो ये बनेगा इसमें रो डी थीटा डी रो dz। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है। स्पेरिकल के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए चारों ही ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो चारों ऑप्शन इसके गलत लिखे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
स्केल फैक्टर फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पर DL1 यानी कि लीनियर एलिमेंट पहला लिखा जाता है DR, तो ये हो गया HR/DR। अब HR इसको मल्टीपल क्या है 1, तो यहाँ से HR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। दूसरा इसका लाइन एलिमेंट होता है RD थीटा, इसको कंपेयर करो H थीटा और D थीटा से, तो यहाँ से H थीटा की वैल्यू कितनी बन गई R बन गई। फिर तीसरा जो एलिमेंट इसका लिखा जाता है वो लिखा जाता है R sin थीटा D फाई, तो इसको कंपेयर करो H फाई और D फाई से, तो यहाँ से H फाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई R sin थीटा। तो एक हो गया R sin थीटा, एक हो गया R और एक हो गया H1, तो ये इसके स्केल फैक्टर्स हो गए। आंसर हमारे पास क्या आ गया, A आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वाइब्रेशनल बैंड सिस्टम इज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ये कहाँ से आता है, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, LS कपलिंग आ स्टेट विद, देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है N, उसके बाद 2s+1, ये मल्टीप्लिसिटी हो गई LJ। अब J की वैल्यू 3/2 दी रखी है, तो 1/2 वाले सारे उड़ा दो, तो ऑप्शन मेरे को यही दिख रहा है इसमें। मल्टीप्लिसिटी 2s+1 है, तो s की वैल्यू कितनी दी है 1/2, तो यहाँ से आपने डाला 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, तो 2s+1 की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 2, तो ये हो गया 2, यहाँ 2। l की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 1 किसके लिए, p के लिए, और j की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, तो ये 3/2 आ गया, तो ये लिखा जाएगा D लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्पेरिकल सिमेट्रिक, तो यदि s ऑर्बिट है तो s ऑर्बिट के लिए होता है स्पेरिकल सिमेट्रिक, और अगर p ऑर्बिट है तो p ऑर्बिट के लिए हो जाएगा डंबल शेप, और d के लिए हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और f के लिए भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें स्पेरिकल सिमेट्रिक चाहिए, तो स्पेरिकल तो s के अबाउट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा s ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन s इलेक्ट्रॉन, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी जो है बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, n(h)/2π है ना, h(2), ये h/4 होगा, h/2π तो यहाँ से मिलेगा, तो n(h) हो गया, ये NH/2π, ठीक है, NH/2π, 2π लिख देता हूँ, 2π। तो यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, तो फॉर s इलेक्ट्रॉन n की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो L कितना हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इज गिवन बाय, तो म्यू इक्वल्स टू MP+ME, डिवाइड कर देते हैं इसको MP से, तो ये बन जाएगा ME/MP, और MP से तो कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से, तो ये बन गया 1+ME/MP। अब क्योंकि MP ग्रेटर देन है ME, तो ME/MP लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ME, और ME आंसर आ जाएगा, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा C आ जाएगा, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बाउंड ऑर्बिट्स, तो बाउंडेड ऑर्बिट्स में एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की टोटल वो होती है नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव एनर्जी ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बंधे हुए हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसको अगर निकालना है तो आपको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो नेगेटिव एनर्जी इसका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।